वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्ययन करने चलते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास किन किन स्टेप से हुए थे और हम लोगों ने 1935 तक का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। इसके बाद में भी विभिन्न गतिविधियां हुई थी और 1947 तक जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक भारतीयों और ब्रिटिशर्स के बीच में ऐसे ही एक तरह से कहा जाए कि अधिकारों की लड़ाई चलती रही और इस अधिकारों की लड़ाई में अंततः भारतीय विजयी होते हैं और भारत की स्वतंत्रता के रूप में उनको उपहार मिलता है। जो भी रहे, इन गतिविधियों में हम लोग संविधान के निर्माण की गतिविधि को देखेंगे। जिस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो अंग्रेज एकदम से भारत को अब छोड़ने वाले ही थे या उसी प्रोसेस में लगे हुए थे। उसी दौरान भारत में जो नेशनल मूवमेंट के प्रक्रिया चल रही थी और उस नेशनल मूवमेंट के दौरान उन लोगों का एक कैबिनेट मिशन आता है जो वहाँ के मंत्रिमंडल था ब्रिटिश संसद का। वहाँ के मंत्रिमंडल के 3 सदस्य इसमें आते हैं। चूंकि यह मंत्रिमंडल का सीधे डायरेक्टली ये एक तरह से कहेंगे कि मिशन था, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसको भेजने वाले व्यक्ति तत्कालीन समय में क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली तत्कालीन समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया था। और इसी क्रम में भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। यह 23 मार्च 1946 को भारत में पहुंचता है और यहाँ पे आने के बाद से वो विभिन्न तरह की व्यवस्था संपन्न करने की गतिविधि में लग जाता है। इस मिशन के कई प्रावधान थे जिसको भारतीय जो राजनीतिक संगठन थे या नेशनल मूवमेंट के दौरान गठित होने वाले सामाजिक संगठन थे, अन्य लोगों ने कई पॉइंट को रिजेक्ट किया, लेकिन कुछ पॉइंट को इसको एक्सेप्ट किया गया। जिसमें इस कैबिनेट मिशन के 2 महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वह था अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा था संविधान सभा का निर्माण करना। यह अंतरिम सरकार का गठन क्यों किया गया था? चूंकि ब्रिटिश अब यहाँ से जाने वाले थे, ब्रिटिश जो यहाँ पे रूलर्स थे वो यहाँ से जाने वाले थे, तो उस दौरान वो भारत में एक सरकार बनाना चाहते थे जो भारतीय लोगों के द्वारा बनी हो। और वो लोग जब तक कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण होगा और उस संविधान के द्वारा नया चुनाव होगा और नए चुनाव के बाद से नई संसद ना आ जाए, नई सरकार ना गठित हो जाए, तब तक यह सरकार काम करेगी, ऐसा इसके अंतर्गत प्रावधान था। और इसी के तहत 2 सितंबर 1946 को 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार की 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यह 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार था जिसमें बाद में शुरू में तो मुस्लिम लीग के मेंबर शामिल नहीं हुए, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के भी मेंबर शामिल होते हैं और कांग्रेस के थे ही, अन्य लोग थे ही। ये क्या था, कैसे था, इसको हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। बस यहाँ पे इतना जानते रहिएगा, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था इसका अध्यक्ष तत्कालीन समय में गवर्नर जनरल को बनाया गया था या माना गया था, जबकि इसके उपाध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वीकृति दी गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल के प्रमुख भी थे। यह इस मंत्रिमंडल के संपूर्ण रूप से अध्यक्ष थे, लेकिन मंत्रिमंडल में या मंत्रियों में सबसे हेड थे, ये जानते रहिएगा। इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? गवर्नर जनरल। इस अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। यह सरकार के उपाध्यक्ष थे, लेकिन मंत्री जो मंडल था के प्रमुख थे या अध्यक्ष भी कह सकते हैं। यह ट्विस्ट है यहाँ पे, क्योंकि लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है
और जनरली किताबें डायरेक्टली लिख देती हैं कि अंतरिम सरकार के जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो गलत है। उस समय गवर्नर जनरल थे, वो गवर्नर जनरल ही अध्यक्षता संभाले हुए थे। क्योंकि भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अभी भी गवर्नर जनरल के हाथों में ही थी, और उन्हीं के अंतर्गत ये प्रक्रिया एक तरह से शॉर्ट टर्म व्यवस्था की गई थी, अस्थायी व्यवस्था थी। यह अंतरिम सरकार अस्थायी अंतरिम सरकार थी, याद रखिएगा। अगला यह है संविधान सभा का गठन। यह संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? इसके दो उद्देश्य थे। पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि हमारे लिए संविधान का निर्माण करना, मतलब भारतीयों के लिए जो नई सरकार आने वाली थी, जो नई व्यवस्था थी, उसके संविधान का निर्माण करने के लिए। और दूसरा था कि जब तक नई संसद न आ जाए तब तक संसद के रूप में कार्य करे। कहने का मतलब यह है कि यह संविधान सभा दो काम करती थी। एक संविधान निर्माण का काम करती थी, और दूसरा संसद के रूप में, यह अंतरिम सरकार थी, सरकार के अंतर्गत ही संसद थी, विधायिका का भी यह काम करती थी। यानी हमारे यहाँ जो पहली संसद बनी थी वो संविधान सभा ही थी। और हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ जब संविधान निर्मित हो जाता है तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 36 एक्ट 368 जो हम लोगों का अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसके अंतर्गत भारत में संविधान को संशोधित करने का अधिकार संसद को है। चूंकि यहाँ पे ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी और संसद यहाँ पर के रूप में संविधान ही काम कर रही थी, इसलिए हमारे यहाँ पहला संविधान संशोधन, इसी संविधान में पहला संशोधन 1951 में होता है। और यह पहला संविधान संशोधन इसी संसद ने या इसी संविधान सभा ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि नई संसद या नया हमारे यहाँ पहला जो आम चुनाव था लोकसभा के लिए, वह चुनाव 1951-52 में संपन्न हुआ। मतलब 52 में संविधान के अंतर्गत नई संसद का सृजन होता है, जबकि संशोधन 1951 में ही हो गया था। तो संसद आई नहीं थी, तो संसद के रूप में यही थी, इसलिए इसी ने ही पहला संविधान में संशोधन किया। यह भी प्रश्न पूछा है कि भारत में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किसने किया था? संविधान सभा ने, भारत की संसद ने नहीं, जो तत्कालीन समय में कार्यकारी रूप से संसद का कार्य कर रही थी। ठीक है। फिर अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो ये संविधान सभा जो संविधान निर्माण के लिए काम करने वाली थी या संविधान निर्माण होने वाला था, तो इस संविधान सभा में के सदस्य कौन लोग होंगे, या इसके सदस्य की चर्चा होती है कि आखिर इसके कौन कौन लोग सदस्य होंगे, या ये संसद जो बन रही है इसके सदस्य कौन लोग होंगे, कहां से आएंगे। तो इसके लिए भारत में एक व्यवस्था की गई तत्कालीन समय में, जो कि नया लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, नया गतिविधि थी, तो समस्याएं बहुत थी और परिस्थितियां ऐसी थी कि वर्तमान समय में जो जनरली व्यवस्थाएं चलती हैं वह उसके अनुसार काम नहीं हो सकता था। तो एक मोटे तौर से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को, एक सदस्य को निर्वाचित करने के लिए प्रावधान किया गया। भारत में इस संविधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ था, ये जानते रहिएगा। और तत्कालीन समय में चूंकि भारत उस समय, भारत सिर्फ आज का भारत नहीं था, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी हिस्से सम्मिलित थे, तो एक बड़ा क्षेत्र था और संपूर्ण क्षेत्र को अनुमान के हिसाब से 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से डिवाइड किया गया। और यह 10 लाख प्रति 10 लाख पर एक मेंबर होगा। और संपूर्ण भारतवर्ष, उस समय के भारतवर्ष को जब ऐसे प्रत्येक 10 लाख पर डिवाइड किया गया तो कुल 389 सदस्यों का स्थान आया, जगह बना। यानी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर संपूर्ण भारत की जनसंख्या को जब डिवाइड किया गया क्षेत्र के हिसाब से, तो 389 सदस्यों के लिए जगह बना, स्थान बना।
यानी संविधान सभा के जो मेंबर्स जो आने वाले थे वो 389 होंगे या रहेंगे, इसका यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि सीधे सीधे डाटा मिल गया। अब चूंकि यह 389 सदस्य आएंगे, तो चूंकि भारत के प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या से आएंगे, और चूंकि भारत का जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र एक क्षेत्र नहीं था आज के जैसे। उस समय ब्रिटिशर्स थे, हमारे यहाँ ब्रिटिश शासक थे, तो उनका प्रत्यक्षता कंट्रोल करने वाले क्षेत्र थे जो प्रांतों के रूप में डिवाइड थे। और आज के जैसे जो हमारे यहाँ केंद्र शासित हैं, जो संघ शासित प्रदेश है, वैसे उस समय भी उनके कुछ केंद्र शासित प्रदेश टाइप के ही थे, जिसे हम लोग चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहते के नाम से जानते हैं। यह 2 क्षेत्र हुए, जबकि एक तीसरा क्षेत्र था भारत में रहने वाले देसी राजा महाराजाओं का, जिसे देसी रियासतें कहा गया। तो यही 3 क्षेत्र थे, इनको हम लोग देखते हैं। जो 3 क्षेत्र थे उसमें पहला था प्रांत, दूसरा था देसी रियासतें, और तीसरा जो क्षेत्र था वो चीफ कमिश्नरी का क्षेत्र था। यानी संपूर्ण भारत का क्षेत्र प्रशासनिक आधार पर प्रांत में, देशी रियासतों में और चीफ कमिश्नरी में बटा हुआ था। इन प्रांतों की संख्या उस समय 11 थी, आज भले ही जो भी हो, उस समय 11 थी। और देशी रियासतों की संख्या आप लोग जानते हैं, लगभग छोटी बड़ी 600 देशी रियासतें थी। तो एक बड़ी संख्या थी, हालांकि संख्या कहीं इनका क्षेत्र कहीं छोटा था, कहीं बड़ा था। और चीफ कमिश्नरी का जो क्षेत्र था वह 4 था। तो इस तरह से जो यह प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, जिस पर डायरेक्टली गवर्नर जनरल का शासन था, इसलिए इन प्रांतों को गवर्नर जनरल के प्रांत के नाम से जाना जाता था। जबकि इनको देशी रियासतों के नाम से जाना गया, जिसमें देशी राजा महाराजा थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। ठीक है। चीफ कमिश्नरी 4 थे और इनको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। तो यह 11 प्रांत और इतने थे। इन्हीं चीफ कमिश्नरी और देशी रियासतें और इनसे अलग अलग क्षेत्र, जो ये 389 सदस्य थे, इनको डिवाइड किया गया। जैसे अगर हम लोग चर्चा करें कि कुल गतिविधि को कितने यहाँ पे क्या क्या किन क्षेत्रों से कितने सदस्य आते हैं, तो इनको हम लोग बांट सकते हैं 11 प्रांत, देशी रियासतें, और फिर यहां पर 4, ये लगभग 600 बताया गया, 4 चीफ कमिश्नरी का क्षेत्र था। यहां से 292 सदस्य आ रहे थे, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं प्रांतों में निवास करती थी। यहाँ इसमें 93 सदस्य आ रहे थे और इसमें कुल 4 ही सदस्य आ रहे थे। तो इनको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यह 9, यह 8 और यह 3, यह 300 कुल 89 सदस्य आ रहे हैं। 11 प्रांत जिन्हें हम लोग गवर्नर जनरल के प्रांत और देशी रियासतों का नाम दे रहे हैं, और चीफ कमिश्नरी आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से ये 389 सदस्य आए, और इनके चुनाव की जो प्रक्रिया थी, यह चुनाव की प्रक्रिया आज के जैसे जो प्रत्यक्ष मतदान होता है, यह व्यवस्था अपनाई नहीं गई, क्योंकि यह काफी खर्चीली और एक तरह से कहा जाए कि टाइम टेकन व्यवस्था थी। इसलिए तत्कालीन समय में इस पर कुछ भिन्न व्यवस्थाएं अपनाई गई। यहाँ पर जो प्रांतों की व्यवस्था थी, यहाँ पर और इस चीफ कमिश्नरियों से अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा यहाँ से इन दोनों से लाया गया, जबकि यहाँ से मनोनय के द्वारा सदस्यों को लाया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा थी उसके सदस्य किस प्रकार के निर्वाचन पद्धति के द्वारा सेलेक्ट हुए थे या आए हुए थे। तो उसमें 2 है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव, जो प्रांतों की विधानसभाएं थी, 11 प्रांतों में विधानसभाएं थी, विधानमंडल थे, उन्हीं के द्वारा यह सेलेक्ट किया गया अप्रत्यक्ष चुनाव,
जबकि यह देशी रियासतों के में जो लोग वहां से सेलेक्ट होकर के आए थे वहां पे मनोनयन किया गया था। तो इस तरह से यह 389 सदस्य आ जाते हैं और ये गतिविधियां थी और ये चलने लगी। जब यह कंडीशन हो रहा था कि संविधान सभा का निर्माण और उनसे जुड़ा हुआ काम हो रहा था, उसके बाद से अगली जो प्रक्रिया थी वह यह थी कि संविधान सभा को एक जगह उसको बुलाया जाए, बैठक कराया जाए और फिर संविधान निर्माण का कार्य स्टार्ट हो। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, वो प्रथम बैठक दिल्ली में ही की गई। वहीं पर हम लोग की सारी गतिविधियां हुई और यहाँ पर इस प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव या मनोनयन कहेंगे वो कब हुआ, तो वो हुआ था, जानते रहिएगा, जुलाई 1946 में। अर्थात संविधान सभा निर्मित कब हो रही थी, प्रक्रिया कब चल रही थी, कब स्टार्ट हुई, तो जुलाई 1946 में। और फिर इसकी बैठक करते करते आते आते सारी व्यवस्थाओं को एक तरह से कंट्रोल करते करते यह दिसंबर का महीना आ गया। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई, जिसे आज कॉन्स्टिट्यूशनल हाता कहा जाता है, संसद भवन या हम लोग की जो व्यवस्था है वहां पर इसकी पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक में दुर्भाग्य से जो सदस्य थे वो लगभग 207 ही उपस्थित हो पाए थे और इसका जो मेंबर्स थे उसमें उसकी अध्यक्षता करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर का निर्माण किया गया, जिसे अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। यह प्रोटेम स्पीकर इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। आज भी हमारे यहाँ लोकसभा गठित होती है, प्रत्येक लोकसभा, तो लोकसभा की पहली बैठक एक प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी जो स्पीकर या लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनके अंतर्गत होती है। और उसी बैठक में अगले 5 साल के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। यह प्रोटेम स्पीकर अपने जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उसमें सबसे सम्मानित, या यूं कहेंगे कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो सबसे वयोवृद्ध या सबसे एक तरह से कहा जाए लोकप्रिय होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। तो यह प्रोटेम स्पीकर बनाने की परंपरा यहीं से स्टार्ट हुई। और यहाँ पर पहले प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो बिहार से थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन किया था। इनका वजह भी था क्योंकि यह काफी सम्मानित थे और सभी मेंबर्स में सबसे ज्यादा वयोवृद्ध थे, बुजुर्ग थे। तो सबसे सीनियर मेंबर्स के रूप में यह यहाँ पर आए हुए थे और इन्हीं सीनियर सिटीजनशिप को यहाँ पर सम्मानित करते हुए प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और पहली बैठक थी और इस बैठक के बाद से दुर्भाग्य से इतने वयोवृद्ध थे कि अगले दिन उसी रात को 9 दिसंबर की ही रात को इनकी मृत्यु हो जाती है, इस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। ये जब मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 10 दिसंबर 1946 को केवल शोक सभा का आयोजन होता है, बैठक नहीं होती है। अगली जो प्रॉपर वे में बैठक होती है वह 11 दिसंबर 1946 को, यानी दूसरे दिन शोक सभा का आयोजन और तीसरे दिन फिर दूसरी बैठक होती है प्रॉपर वे में। और यह जो बैठक हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया गया और वो भी बिहार से ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष
यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और फिर प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डायरेक्टली ये प्रश्न पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब आप इनको लगाइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि संविधान सभा जब तक रही तब तक उसकी अध्यक्षता यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही किए थे। यह अगर ऐसा भी प्रश्न पूछे थी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह एक प्रक्रिया थी, बैठक हुई थी और इसी बैठक के बाद से संविधान के व्यवस्थित निर्माण के लिए विभिन्न कमेटियों का, विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया और यह समितियां विभिन्न तरह के अपने कार्य के लिए जिम्मेदार थी, उनको विभिन्न तरह के काम दिया गया, क्योंकि संविधान निर्माण एक बृहद कार्य था और इस कार्य में विभिन्न टीम वर्क की आवश्यकता थी। इसी टीम वर्क के लिए टीम बनाया गया, समितियां बनाई गई, उन समितियों से भी कभी प्रश्न पूछता है जिसको हम लोग देखने चल रहे हैं। और इन समितियों के बनने के दौरान ही भारत की इस संविधान सभा ने विश्व के संविधान का अध्ययन करने के लिए अपनी एक टीम भेजा था और वहां पर अध्ययन के उपरांत उनके कुछ स्रोतों को भी यहाँ पे समाहित किया गया। इसलिए आगे बढ़ के हम लोग यह भी देखने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी संविधानों के किन विदेशी संविधानों का योगदान रहा है या किन रिसोर्सेज से किन से हमारा संविधान का ढांचा खड़ा हुआ संविधान बना। आइए देखते हैं। जो संविधान के अंतर्गत समिति बन रही थी उसमें कई समितियां बनी, जिनमें से हम लोगों ने प्रमुख समितियों को लिया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी हुई है, इन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। किंतु उससे पहले 2 पॉइंट और हम लोग देखते हैं। पहला है कि इसके जो संविधान के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, और अगला होता है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, क्योंकि यहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। संवैधानिक सलाहकार के रूप में यदि हम लोग देखें तो यह थे BN राव, यह थे BN राव, जबकि उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया था। यह हरिश्चंद्र मुखर्जी जी थे, इन्हीं को उपाध्यक्ष इस संविधान सभा का बनाया गया था। और संवैधानिक सलाहकार यहाँ पे कौन थे, तो VN राव जी थे। VN राव जी जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में यहाँ पर वर्क कर रहे थे, यह VN राव जी ही विदेश यात्रा पर गए थे, यानी दूसरे देशों में एक टीम के साथ, या एक तरह से कहें संविधान सभा के अधिकृत सदस्य के रूप में दूसरे देशों के संविधानों को अध्ययन करने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा पर भी गए थे और संविधान की प्रतियां भी लाए थे। और वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनके कुछ मैटर कितने कारगर हो सकते हैं, इसी का इन्होंने जांच पड़ताल किया और उसको भारतीय संविधान में उस सोर्स को, रिसोर्स को, कुछ हिस्सों को लेने का प्रयास किया था। तो BN राव जी का जो कृत्य है वो काफी महत्वपूर्ण था इस संविधान सभा में और उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। अब कंडीशन ये है कि जो भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत जो पहला संविधान का मॉडल या नमूना तैयार किया गया था, यह तैयार करने वाले भी BN राव जी थे। BN राव, इन्होंने ही प्रथम मॉडल तैयार किया और जो मॉडल इन्होंने तैयार किया था उसमें जो आर्टिकल या अनुच्छेदों की संख्या थी वो 243 थी और उसमें जो अनुसूचियां थीं, अनुसूचियों की संख्या 13 थी। बाद में इसी मॉडल पर चर्चा करने के लिए जो ये मॉडल बनाया गया था संविधान का, इसी मॉडल पर चर्चा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का या प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। यह प्रारूप समिति का जो निर्माण किया गया था, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह अंबेडकर जी थे जो कानून के बहुत अच्छे जानकार थे और इसी मॉडल पर इनकी टीम ने यह 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी। अभी हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से मेंबर हैं।
तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इसी मॉडल पर अपने मेंबर्स के साथ चर्चा किया, विचार विमर्श किया और फाइनली जो भी इन्होंने डिसीजन दिया वही संविधान के रूप में हमारे सम्मुख आता है। इसीलिए संविधान के जनक के रूप में अंबेडकर को माना जाता है कि यह हमारे संविधान के या कॉन्स्टिट्यूशन के जनक थे। जो भी रहे, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यह प्रमुख समितियां थी। अति महत्वपूर्ण तथ्य है, यह नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जबकि संघ संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे संघ संविधान समिति के। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह हमारे यहाँ वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल, इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, जानते रहिएगा, प्रश्न पूछा गया है। और अति महत्वपूर्ण, शायद इन सबों में कई बार प्रश्न पूछा गया और कई बार गलत भी हुआ है लोगों से, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, फ्लैग कमेटी का अध्यक्ष कौन था। तो इस पे सामान्य किताबें आप देखिएगा, सामान्य किताबों में इसका आंसर जेबी कृपलानी को बताता है। सामान्य किताबें जेबी कृपलानी को इसका अध्यक्ष बताती हैं, जबकि यह गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को लेकर के एक बहुत बड़ा अपना स्टेटमेंट दिया है। उसके अंतर्गत रिसर्च दिया गया है, शोध किया गया है, उसमें बताया गया है कि झंडा समिति यहाँ का जो संविधान सभा में बनी हुई थी, इस झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही सही है, क्योंकि यूपी कमीशन का यह एक तरह से कहें कि घोषित आंसर है, जानते रहिएगा। जबकि अन्य किताबों में बताया जाता है कि जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, जो गलत है। हालांकि वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आपके ऑप्शन में विकल्प में यह रहता ही नहीं है। यदि विकल्प में इन दोनों ही, आपके चारों विकल्पों में से ये दोनों ही रहे तो आंसर इस पर लगाइएगा, न कि इस पर। अगर ये नहीं रहता है तभी आप जेबी कृपलानी पर आंसर लगाएंगे, जो भले ही गलत हो, लेकिन यह परंपरागत रूप से माना जा रहा है। अभी लेटेस्ट शोध यही है। किंतु झंडा समिति इससे पहले भी एक बार गठित हुई थी। हम लोग जानते हैं जो झंडा समिति का गठन हुआ था इससे पहले, वह कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। यहाँ पर भी एक झंडा समिति का गठन हुआ था, लेकिन इस झंडा समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। यह जानते रहिएगा, यदि प्रश्न पूछ दे कि झंडा समिति संविधान सभा से पहले, जो संविधान सभा से पहले जो झंडा समिति का गठन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। वल्लभ भाई पटेल जी ने ही कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जानते रहिएगा कि इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार, या कांग्रेस के मंच से पहली बार फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की डिमांड की गई थी। अति महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है। तो एक तरह से ये कंडीशन है, हम लोग ये व्यवस्था देखे हैं। अब इस मॉडल पे जो चर्चा किया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, यह कंडीशन हुआ था। किंतु यह जो पूरी प्रक्रिया थी, जो संविधान बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं बन रही थी, तो लोगों को शुरू में यह समझ में नहीं आ रहा था कि संविधान हम लोग बनाएं तो कैसा बनाएं, हमारा संविधान का जो स्वरूप हो वो किस ढंग का हो। इसलिए इस पर उलझन को दूर करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा के सम्मुख। संविधान सभा के पटल पर यह उद्देश्य प्रस्ताव आया। कब आया? 13 दिसंबर 1946 को। यह 13 दिसंबर का दौर याद रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, इसकी अध्यक्षता पढ़ चुके हैं। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी।
इस संविधान सभा की, और इसी तीसरी बैठक में प्रॉपर वे में संविधान निर्माण और इन समितियों के निर्माण की गतिविधि हुई। तो संविधान के निर्माण के लिए उद्देश्य, यानी हमारा उद्देश्य कैसा हो, संविधान कैसा बने, हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, इन समस्त गतिविधियों की चर्चा इसी में की गई थी 13 दिसंबर 1946 को। और इस पर काफी चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद से 22 दिसंबर 1947 को इसे फाइनली एक्सेप्ट किया गया। और बड़ी बात यह है कि यही हमारे संविधान का वर्तमान में प्रियम्बल है। यह हमारे संविधान का वर्तमान में प्रियम्बल है। प्रियम्बल का मतलब सीधे सीधे हम लोग कहेंगे कि प्रस्तावना है। यह प्रस्तावना, या सीधे सीधे पूछा भी जाता है उद्देशिका। उद्देशिका कहिए, प्रस्तावना कहिए, यह हमारे संविधान की ये विशेषता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव ही उद्देशिका के रूप में या प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट किया गया। यह प्रस्तावना क्या होता है, हर संविधान के पहले पन्ने पर, संविधान जो लिखित संविधान होते हैं उसके पहले पन्ने पर उसका प्रीव्यू दिया होता है कि कैसे हमारा संविधान है, क्या क्या कंडीशन है, इसका निर्माण किसने किया है, सारी गतिविधि होती है। भारत के संविधान में ही पहले ही पन्ने पर यह दिया होता है। और आप जानते होंगे, शुरुआती है हम भारत के लोग, आगे जो प्रक्रिया है आप पढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे क्या कंडीशन है, इस पे चर्चा करना है। तो ये प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट किया गया। सारे संविधानों की ये विशेषता है कि उसमें प्रस्तावना रहती है और शुरू में ही प्रस्तावना रहती है। लेकिन विश्व का एकमात्र संविधान ऐसा है जिसमें प्रस्तावना प्रारंभ में नहीं बल्कि मध्य में रखा गया है, और वह देश है फ्रांस। फ्रांस में जो प्रस्तावना है वो संविधान के मध्य वाले हिस्से में है, न कि प्रारंभ में है। तो यह कंडीशन है, ये जानते रहिएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं देखने प्रारूप समिति कैसे बनी, क्या क्या कंडीशन है, और प्रारूप समिति बनने के बाद से संविधान के रिसोर्सेज क्या हैं, यानी स्रोत क्या हैं, और ये फिर इसके बाद से रिसोर्सेज नहीं स्रोत से ठीक है। फिर उसके बाद से प्रस्तावना पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रारूप समिति बनी थी। इस प्रारूप समिति में अभी बताया गया है कि कुल 7 मेंबर थे। इस समिति का निर्माण 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अर्थात मॉडल पर चर्चा करने के लिए जो समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी वो 29 अगस्त 1947 को बनी। जबकि इसने अपने प्रारूप समिति ने अपना काम करने के बाद से अपना फाइनल जो रिपोर्ट संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मुख जो जब रखा, तो वह तिथि था 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948 को यह संविधान सभा के अध्यक्ष के सम्मुख अपना इन्होंने रिपोर्ट दिया। और इसके यदि अध्यक्ष की चर्चा करें तो अभी कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, मेंबर भी थे। और सदस्यों की संख्या अन्य 6 ये है, 6 ये और ये की 7, जिसमें ये अध्यक्षता कर रहे थे, बाकी लोग मेंबर थे। पहले जो अध्यक्ष थे वो अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, दक्षिण भारतीय थे। दूसरे हैं के एम मुंशी, यह पूर्वी भारत बंगाल के हिस्से से आए हुए थे। यह कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। अगला है मोहम्मद सादुल्लाह, यह इसके तीसरे सदस्य थे। चौथे सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर थे, यह भी दक्षिण भारतीय थे। और 5वें सदस्य के रूप में BL मित्र थे। BL मित्र बाद में इसको छोड़ देते हैं, हट जाते हैं, इनको हटाया जाता है और इनके स्थान पर N माधव राव को सम्मिलित किया जाता है। फिर जो अंतिम सदस्य थे वो DP खेतान थे, और DP खेतान की मृत्यु 1948 के प्रारंभ में ही हो जाती है, इसलिए इनकी मृत्यु के बाद से इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी की नियुक्ति की जाती है। अब प्रश्न यहाँ से क्या पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण कब किया गया? 29 अगस्त 1947। फिर इसने अपना रिपोर्ट किसे दिया? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसने रिपोर्ट कब दिया? 21 फरवरी 1948। फिर यह प्रश्न पूछा जाता है कि कुल कितने सदस्य था? तो 7 सदस्य था, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 इसके सदस्य थे। तो ये टोटल रूप से 7 था, जिसमें एक अध्यक्षता ये कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इस कमेटी के हेड थे। तो यह एक प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और चूंकि इन्होंने इनके सम्मुख ही
अन्य जो समितियां थी, जो समितियां बनी हुई थी, उन समितियों ने अपना रिपोर्ट किसको दिया था? तो प्रारूप समिति को दिया था। यदि प्रश्न पूछ दे कि नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति और अन्य समितियां जो थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट किसको दिया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी को या अंबेडकर जी को। और अंबेडकर जी ने उन सारे समितियों को से दिए हुए रिपोर्ट को लेकर एनालाइज किया, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, अपने टीम वर्क के हिसाब से, और फिर एक नए रूप में उन्होंने खड़ा किया, प्रोसेसिंग किया। इसीलिए समस्त जो रिपोर्ट को इन्होंने एक ढांचा के रूप में बनाया, संविधान बनाया। इसीलिए इनको संविधान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने अपने टीम की मदद से ऐसा काम किया था, और बाद में और हम लोग देखते हैं संविधान बन के तैयार होता है। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि संविधान के स्रोत और फिर उनके जो अन्य कृत्य हैं, अन्य गतिविधियां हैं, वो देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।